नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये बात की गई कि जो इंडिजीनियस लोग हैं, इंडिजीनियस लोग मतलब वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए हैं, अपनी वही पुरानी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ जी रहे हैं, जैसे वो सदियों से इन्वायरमेंट के साथ मिलके जीते आए हैं, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए साइमल्टेनियसली, वैसे वो आज भी जी रहे हैं। तो इन इंडिजीनियस पीपल को कंजर्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है इस एफएओ रिपोर्ट के द्वारा। वैसे तो इस आर्टिकल को मैंने बहुत ही क्लियर और सिंपल फॉर्म में, बहुत ही आसान भाषा में इसको अपलोड करवाया है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अगर मैं आपके साथ अलग से वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं तो मैं आपको इसके बहुत सारे और फैसेट्स बताऊंगा, जैसे कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उनकी बाउंड्रीज और भी कुछ वैल्यू एडेड इनसाइट्स। देखिए, मैं अपने वेबसाइट पे वही आर्टिकल्स अपलोड करता हूं जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ दोज आर्टिकल्स को मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा आपको एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, ताकि एग्जाम की तैयारी तो आपकी हो ही हो, साथ साथ आपको नॉलेज भी हो। जो लोग नॉलेज अर्जित करना चाहते हैं उनको भी इन सब चीज़ों से नॉलेज मिलेगी, यूजफुल नॉलेज। वो इंटरनेशनल आईआर टाइप की नॉलेज नहीं कि उसने वहां पे बम मार दिया, वो वहां पे चला गया, तो इस प्रकार की नॉलेज थोड़ी कम। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ थोड़ी यूजफुल ही होती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे आपको एग्जाम्स में ये पर्टिकुलर न्यूज काम आएगी। न्यूज क्या है? तो न्यूज कुछ ऐसी है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है, इसने अलायंस फॉर बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जिसको CIAT भी बोलते हैं, इसके साथ मिलकर एक नई स्टडी की है और इस नई स्टडी के बेसिस पे पता चला है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डाइवर्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पेशीज दैट इंडिजिनियस पीपल अराउंड द वर्ल्ड डिपेंड ऑन एंड केयर फॉर टू जनरेट फूड सस्टेनेबिलिटी एंड इनहेंस बायोडाइवर्सिटी। मतलब दुनिया भर में जो इंडिजिनस पीपल्स हैं उनकी स्टडी करके, अच्छा ऑब्वियस सी बात है यहाँ सारे इंडिजिनस पीपल पे स्टडी नहीं हुई है, कुछ सिलेक्टेड इंडिजिनस पीपल पे स्टडी हुई है जो कि अमेज़न में, साहेल में, हिमालयाज में, पैसिफिक आइलैंड्स में और आर्कटिक में पाए जाते हैं। इनका मैं नक्शा भी दिखाऊंगा आपको, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज में इंडिजिनस पीपल पाए जाते हैं उनका नक्शा भी दिखाएंगे, तो थोड़ी बहुत ज्योग्राफिकल एक्सरसाइज भी यहाँ पे हो जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर इंडिजिनस लोग हैं ये कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ पीस में रहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये बेसिकली FAO के ही स्टैटिस्टिक्स हैं। दुनिया भर में जितनी भी जमीनी सतह है, जितनी भी सरफेस है, उस सरफेस के 22% इलाके में ये इंडिजीनियस पीपल रहते हैं। ट्रेडिशनल इंडिजीनियस टेरिटरीज मतलब कि जो टोटल अगर 100 यूनिट टेरिटरी है पूरे देश में जमीन है, तो 22 यूनिट टेरिटरी में ये इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, लेकिन इनकी टेरिटरी में 80% हमारे प्लेनेट की बायोडाइवर्सिटी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन इंडिजिनियस पीपल का रोल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। दुनिया भर में लगभग 37 करोड़ इंडिजिनियस पीपल हैं, 370 मिलियन। ये पूरी दुनिया की 5% है, मतलब ओवरऑल ग्लोबल पॉपुलेशन का 5% है ये इंडिजिनियस पीपल। दुनिया में जितने भी गरीब हैं, 15% गरीब ये इंडिजिनियस पीपल ही हैं। 5,000 से ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स हैं, 90 से ज्यादा देशों में ये लोग रहते हैं। 80% ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर दुनिया में 7,000 भाषाएं हैं तो लगभग 4,000 भाषाएं इन इंडिजीनियस लोगों में बोली जाती है। तो देखिए, इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी के एंगल से तो ये इंडिजीनियस पीपल हमारे काम के हैं ही, कल्चरल एंगल से भी हमारे काम के हैं, क्योंकि जो 7,000 भाषाएं दुनिया भर में बोली जाती है उसमें से 4,000 भाषाएं तो इन इंडिजिनस पीपल के बीच में। तो अगर हम इन इंडिजिनस पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी भाषा भी प्रोटेक्ट होगी। कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है भाषा, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। अगर अब तक इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल करिए, आपके शेयर और सब्सक्राइब होने से काफी फर्क पड़ता है। यूजफुल न्यूज़ है तो किसी ऐसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का आपका पार्ट हो या फिर कोई आपका दोस्त हो जो कि इस प्रकार की पढ़ाई में इन्वॉल्व है, आप उसको ये लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। ओवरऑल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया है नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, हालांकि यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में थोड़े कम है कंपेरेटिवली, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका साउथ वाले, और एशिया पैसिफिक में बहुत हद तक ये जो इंडिजिनस पीपल है ये पाए जाते हैं। तो लगभग 50 करोड़ 500 मिलियन इन मोर देन 30 कंट्रीज सेल्फ आइडेंटिफाई एज इंडिजिनस पीपल। तो ये अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि FAO की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 37 करोड़ लोग आप कह सकते हो कि दुनिया भर में इंडिजिनस पीपल की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे 8 इंडिजिनस पीपल के फूड सिस्टम को डेप्थ में एग्जामिन किया गया है और इसके बेसिस पे ये पता किया गया है कि ये जो इंडिजिनस पीपल हैं ये जिस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, जो भी जानवर वगैरह ये पालते हैं, जो भी प्लांट स्पीशीज ये उगाते हैं, ना ये उसको बर्बाद करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी को खाते हैं और उसके
सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं, सीजनैलिटी के हिसाब से रहते हैं। सीजनैलिटी के हिसाब से क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीजनल फूड्स के बारे में सुना होगा, कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर मौसम में आएंगी, जैसे लीची हो गई, जैसे कि आम हो गया। तो उसी प्रकार से सीजनैलिटी के हिसाब से इनके फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैं और रेसिप्रोसिटी है, मतलब अगर ये इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है तो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, अगर ये एग्जांपल्स आप याद कर सको या नोट्स में एक एक लाइन में इनकॉर्पोरेट कर सको, बिल्कुल कर लो। सोलोमन आइलैंड्स में जो मेलेनेशियंस पीपल हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री को वाइल्ड फूड गैदरिंग और फिशिंग के साथ मिला के अपने डाइटरी नीड्स का 70% पूरा करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिनलैंड के आर्कटिक रीजन में फिशिंग, हंटिंग और हर्डिंग के थ्रू लगभग 75% ऑफ द प्रोटीन जो कि ये लोग कंज्यूम करते हैं वो फिशिंग, हंटिंग और हर्डिंग के थ्रू ये लोग मतलब लेके आते हैं। और ये जो पर्टिकुलर इंडिजिनियस हैबिटेट्स हैं, दे आर एट रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड एक्सपेंशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। आपको पता है कि जो इंडिजिनियस टाइप के लोग हैं ये ट्राइबल कल्चर के होते हैं और ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट के रहते हैं, तो किसी जंगल के बीच में, किसी आइसोलेटेड इलाके में रहते होंगे। और आज की डेट में जो कॉमर्शियलिज्म है, ये जो इंडस्ट्रियलिज्म है, ये एक सांप की तरह हो गया है, हर जगह घुस रहा है। तो ऐसे केसेस में इनके जो ट्रेडिशनल हैबिटेट्स हैं उसमें भी ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन घुस रहा है, जिसके चलते ये जो पर्टिकुलर इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं ये थोड़ा खतरे में आ गई हैं। तो इसीलिए इनको यहाँ पे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो नई रिपोर्ट है ये इसी कोलैबोरेटिव वर्क को बताती है और इंडिजिनस पीपल के ऊपर जो भी फील्ड रिसर्च की गई है दुनिया भर में, इनको पॉइंट आउट करती है। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो ट्राइब्स यहाँ पे पॉइंट आउट की गई हैं आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाका पीपल, ये कैमरून में है, आपको याद रहना चाहिए कि बाका ट्राइब इज फ्रॉम कैमरून। इनारी सामी कहाँ है, फिनलैंड में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। खासी, भोतिया और अनवल, अभी खासी ट्राइब तो हमारे देश में मेघालय में पाई जाती है, भोतिया ट्राइब हमारे यहाँ पे कहाँ पाई जाती है, देखिए भोतिया ट्राइब बहुत जगहों पे पाई जाती है। एक्चुअली एथनोलिंग्विस्टिकली जो भोतिया ट्राइब है वो तिब्बतन पीपल के साथ एसोसिएटेड है। ये जो ट्रांस हिमालयन रीजन है ना, जो कि इंडिया को तिब्बत से सेपरेट करता है, वहां के रीजन में ये भोतिया पीपल मिलते थे। ये लद्दाखी भी बोलते हैं, तिब्बत भाषा भी बोलते हैं। अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये भोतिया पीपल बहुत जगहों पर पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। तो किसी एक जगह लिमिटेड नहीं है, भोतिया पीपल बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं। अनवल पीपल की बात की जाए तो ये गढ़वाल, उत्तराखंड के आसपास मिलते हैं। तो इंडिया में इन लोगों के ऊपर शोध हुई है। मेलेनेशियन पीपल सोलोमन आइलैंड्स के, केल टामाशेक इन माली, टिकुना कोकामा एंड यगुआ पीपल्स इन कोलंबिया एंड माया चोटी इन ग्वाटेमाला। एक काम करते हैं, एक एक बार करके इन कंट्रीज के मैप को देखते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट में और किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं कैमरून के मैप पे। यहां पे आपको कैमरून नजर आ रहा है, ओके, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं कैमरून नजर आ रहा है। देखते हैं कैमरून किसके किसके साथ बाउंड्री बनाता है। तो कैमरून नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री बनाता है नाइजीरिया के साथ, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री बनाता है चैड के साथ, यहाँ पे आपको चैड नजर आ रहा है। कैमरून की ईस्टर्न बाउंड्री बनती है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, और एक बाउंड्री इसकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ ही बनती है। और कैमरून के साउथ में है गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी एक छोटी सी कंट्री है और ये गल्फ ऑफ गिनी के बिल्कुल कोने पे है, ठीक है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स है कैमरून से रिलेटेड। चूंकि यहाँ पे कैमरून न्यूज में है तो आपको इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी होना जरूरी है। मैप के बारे में, मैप कहीं कभी पूछा जा सकता है। आप लोग बोलते हो सर कि मैप की एक्सरसाइज करा दो। मैप की एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी, मैंने पहले भी जो अपने डाउट सॉल्विंग शॉर्ट्स की वीडियो बनाई उसमें बताया था कि अगर आपको मैप स्टडी करने हैं तो जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपसे पूछी जा रही है आप उसके मैप को ऑन द स्पॉट खोल के पढ़ लो। तो हमने कैमरून देखा, अब फिनलैंड चलते हैं। फिनलैंड को याद करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसके आसपास ज्यादा बॉडीज नहीं है। ये आपको फिनलैंड दिख रहा है। फिनलैंड के ईस्ट में एक बहुत बड़ा बॉर्डर इसका रशिया के साथ बनता है। फिनलैंड के वेस्ट में अगर आप बात करो तो एक बॉर्डर इसका स्वीडन के साथ बनता है, और ये जो फिनलैंड का नॉर्दर्न बॉर्डर है वो नॉर्वे के साथ बनता है। तब नॉर्वे का अगर आप सतह देखो, वेस्टर्न सतह, ये पूरी की पूरी इसकी जो वेस्टर्न सतह है ये इंडेंटेड है। इंडेंटेशन के चलते नॉर्वे में बहुत सारे फिजोर्ड्स बनते हैं। फिजोर्ड्स क्या होता है ये मैंने आपको लैंड फॉर्म्स में समझाया है। ग्लेशियल इरोजन से फिजोर्ड्स बनते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। फिनलैंड के ये जो नीचे आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है, कौन सी वाटर बॉडी है, ये है बाल्टिक सी। अच्छा, ये वाली जो वाटर बॉडी है जो कि बिल्कुल स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, इसका क्या नाम है? तो इस गल्फ का नाम बताओ क्या था। आप कल की डेट में आपसे गल्फ की लोकेशन पूछ दी जाएगी, आपको पता नहीं होगी, फिर बोलोगे सर ये तो करंट अफेयर्स में था ही नहीं, तो हमने पढ़ा ही नहीं। अभी करंट अफेयर्स में कैसे पता है ना। फिनलैंड अगर न्यूज में है
तो उसके आसपास की सारी बॉडीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप बोलोगे सर कि ऐसे तो हर ही चीज न्यूज में है, तो यही तो बात है, यूपीएससी की यही तो ब्यूटी है, इसीलिए तो यूपीएससी को इतना मुश्किल बोला जाता है। सब लोग बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए एवरीथिंग अंडर द सन इज इन इट्स सिलेबस। तो फिनलैंड कैसे भी न्यूज में आ गया, स्वीडन से भी रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। हालांकि आपको न्यूज को सेग्रीगेट करना है, बट जब आपके पास समय है तब आप एक बार तो मैप खोल के देख ही सकते हो, उससे एक हल्का भीना भीना रिवीजन होता ही जाता है। फिर सोलोमन आइलैंड्स की बात कीजिए, आपसे पूछा, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि सोलोमन आइलैंड कौन से ओशन में पड़ता है, तो अब ये बताना कि आपके लिए मुश्किल है। अब देख लो, ये दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है आपका सोलोमन आइलैंड। ये आपको सोलोमन आइलैंड नजर आ रहा है, तो भाई सोलोमन आइलैंड कौन से ओशन का पार्ट है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है। सोलोमन आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सी है, इसका नाम क्या है? साफ साफ आपको नजर आ रहा है, कोरल सी। ओके, तो कोरल सी की लोकेशन याद रखिएगा। माली पे आ जाते हैं, माली आपको यहां नजर आ रहा है। माली एक लैंडलॉक देश है, याद रखिएगा, और माली में अभी काफी इंसर्जेंसी चल रही है, इसके लिए मैंने माली को रिसेंटली न्यूज में भी काफी कवर किया। माली में एक मिलिट्री कूप हुआ था, और इस मिलिट्री कूप के ऊपर लगभग 10 महीने पहले मैंने माली मिलिट्री कूप करके एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो ये जो माली का इलाका है, ये वैसे ही न्यूज में, तो माली की लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट मैप तो पता ही होना चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता ही होना चाहिए कि माली एक लैंडलॉक कंट्री है। क्योंकि कल की डेट में यूपीएससी में एक आपसे वन लाइनर एमसीक्यू या किसी भी एसएससी या पीसीएस टाइप एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। तो माली अगर ऑप्शन में, आंख बंद करके मार देना, माली की बाउंड्री किसके साथ लग रही? तो अल्जीरिया लग रही, नॉर्दर्न बाउंड्री, ईस्टर्न बाउंड्री नाइजर, साउदर्न बाउंड्री बुर्किना फासो और कोटे डी आइवोर, वेस्टर्न बाउंड्री गिनी के साथ लग रही है, सेनेगल के साथ लग रही है, और मोरिटानिया के साथ लग रही है। ठीक है, कोलंबिया की बात कर लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कोलंबिया, भाई पाब्लो एस्कोबार का नाम तो सुना ही होगा, नेटफ्लिक्स पे अगर आपने देख रखा है, ये आपका, मैं नाम भूल गया हूँ शो का नेटफ्लिक्स का, तो पाब्लो एस्कोबार है, उसमें बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड थे ये कोलंबिया के। भाई क्या बेहिसाब पैसा कमाया, लेकिन ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं उनकी मौत भी गलती होती है। बहुत ही ब्रूटल इंसान, इसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं, किसी को भी मार रहा था, कैसे भी मार रहा था। कोलंबिया के अंदर लोगों का मसूहा बना हुआ था और बम फोड़ फोड़ के लोगों को ही मारता रहता था। तो कोलंबिया की बाउंड्री वेनेजुला के साथ लग रही है, ब्राजील के साथ लग रही है, पेरू के साथ लग रही है, इक्वाडोर के साथ लग रही है, इधर आपको एक पनामा सिटी दिख रही है, वो उसके साथ लग रही है। ग्वाटेमाला की बात कर लीजिए, तो इसी पर्टिकुलर कोलंबिया से थोड़ा इधर चले जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ग्वाटेमाला दिख जाएगा। ये ग्वाटेमाला दिख रहा है। ग्वाटेमाला किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? तो साउथ में एल सल्वाडोर के साथ बाउंड्री बना रहा है, होंडुरास नाम का एक देश है, इनके साथ बाउंड्री बना रहा है। ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है बिल्कुल। फिर ग्वाटेमाला की बाउंड्री नॉर्दर्न साइड पे देखोगे तो मैक्सिको के साथ लग रही है, और बेलीजे नाम की भी एक देश है, इसके साथ भी इसकी बाउंड्री लग रही है। तो मैक्सिको, बेलीजे, होंडुरस, एल सल्वाडोर। अगर आप बात करो तो ओवरऑल ये रीजन कौन सा है जहां पे ग्वाटेमाला पड़ता है? तो रीजन है ये आपका सेंट्रल अमेरिका। ग्वाटेमाला के एक साइड पे आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा और दूसरे साइड पे आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ग्वाटेमाला के बारे में, ये हमने देखी। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे टॉपिक्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। माली की लोकेशन देखी, उसके साथ साथ माली वाला कूप वाली न्यूज आपको याद आ गई। ये जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, ये तो ये जो रिपोर्ट निकली है, सिर्फ रिपोर्ट के सेक के लिए ये न्यूज नहीं है, इस न्यूज के अंदर जो अलग अलग चीजें दे रखी हैं वो भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडिजीनियस फूड सिस्टम्स किस प्रकार से मदद करते हैं। ये तो देखिए, आप इस आर्टिकल को पढ़ के जान ही जाओगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, आप प्रिंट मार सकते हो इस आर्टिकल को, इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो कुल मिला के इस स्टडी में क्या पता किया गया? इस स्टडी में यही पता किया गया कि कैसे जो इंडिजीनियस पीपल हैं अपनी ट्रेडिशनल फूड जनरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, पेस्टोरलिज्म और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके सस्टेनेबली, बहुत आराम से सस्टेनेबली इन्वायरमेंट के साथ रह रहे हैं, और ये इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। ओके, ओवरऑल अगर आप देखो तो इन्होंने अपने इकोसिस्टम्स को लगातार रिप्लेनिश किया है, और फ्रेश, न्यूट्रिशियस और डाइवर्स फूड खाते हैं, और बहुत हेल्दी हैं। वहीं पे जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसके जो रहने का तरीका है, जो खान पान का तरीका है, सब बिगड़ चुका है। और एक्सेसिव कॉमर्शलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हम इनके इलाके में भी घुस रहे हैं, और जो इकोसिस्टम का बैलेंस हमारे ह्यूमंस ने इन इंडिजिनस पीपल के फॉर्म में इकोसिस्टम से बना के रखा है, ये ना टूट जाए, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी इंडिजिनस नॉलेज का, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके इलाके को प्रोटेक्ट करना है, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, इनके रहने के तरीके को प्रोटेक्ट करना है। फिर इनके इंडिजिनस नॉलेज को और साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम्स को
अपने तरीकों के साथ जोड़ना है, और इस चीज में FAO लीड कर रहा है। इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं दे आर एक्चुअली हेल्पफुल। FAO यहाँ पे क्या करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका एक ग्लोबल हब है ऑन इंडिजिनस पीपल फूड सिस्टम्स। ये 18 इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च सेंटर्स के साथ काम करता है पूरी दुनिया में टू को क्रिएट knowledge and provide evidence about the uniqueness of indigenous people to generate food in sustainable, resilient and biodiversity protecting ways। तो ये थी न्यूज़ दोस्तों। आई होप आपको कुछ मैं एडिशनल इनसाइट्स दे पाया हूँ। इस प्रकार की न्यूज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। आप पढ़ो भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दो, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट आपको दूं, कुछ और काम की चीज़ें आपको बताऊं। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा अपना नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये 2 काम जरूर करके चाहिए अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।